आप सभी लोग का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज एक प्रश्न मैंने आपको दिया है 71st बीपीएससी मेंस के स्टूडेंट्स के लिए, और इस प्रश्न का उत्तर लिखना है। ये शॉर्ट नोट्स में पूछा जाएगा, तो 7 या 8 नंबर के सवाल पूछे जा सकते हैं। तो आपको मोस्ट प्रोबेबली आपको जो है अप्रोक्स 100 वर्ड्स में इसका आंसर लिख देना है। तो आज इसी प्रश्न पे मैं आप लोग को आंसर राइटिंग करवा देता हूँ। तो प्राचीन काल में पूर्वी भारत के गुफा चित्रों की विशेषताओं का वर्णन करना है। तो आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि इस ये जो प्रश्न है वो आर्ट एंड कल्चर से जुड़ा हुआ है, तो इसको रटना नहीं है। इसको समझना होगा कि ये जो चित्र है, पूर्वी भारत का जो गुफा चित्र है, वो क्यों महत्वपूर्ण है, और परीक्षा में आपको इसके उत्तर को कैसे बेहतर ढंग से लिखना है ताकि मार्क्स जो है वो आपको मिले। तो सबसे पहले आपको सुनिश्चित करना हो जाएगा कि इसका जो आंसर है आपको प्रश्न की मांग के अनुसार लिखना है। अगर पूछा गया है विशेषता, तो आपको विशेषताओं को पॉइंट के अनुसार लिखना पड़ेगा, लेकिन हर पॉइंट में अलग अलग विशेषताओं का वर्णन होना चाहिए। तो मैं भी आपको बताता हूँ। तो जैसे इसको सबसे पहले भूमिका में अगर हम लिखेंगे, तो भूमिका क्या है कि आपको बहुत ज़्यादा लिखना नहीं है, 10 या 20 वर्ड में आप चाहे तो लिख सकते हैं। तो जैसे ही मानव का अवतरण हुआ था, तो जब पहली बार वो पत्थर पर चित्र बनाना शुरू किया, तो उसके लिए वो एक तरीके से कला नहीं था, बल्कि वो उसकी पूरी जीवन शैली की अभिव्यक्ति थी। और पूर्वी भारत की जो गुफाएं हैं, वो उस समय के लोगों के लिए उनकी सोच को बता रहा है, उनकी जीवन और धार्मिक मान्यताओं को बताया है, जो आज तक यह जो कला है उसके माध्यम से जीवित रही है। यानी कि उस समय के जो लोग भी थे, तो पूर्वी भारत के लोगों की जो सोच थी, जो जीवन था और जो धार्मिक मान्यताएं थी, वो इसी कला के माध्यम से आज तक वो जीवंत रही हैं। तो इसकी विशेषताओं को देखा जाएगा। पहले आप थोड़ा सा भूमिका दे देंगे। भारत में गुफा चित्रों की परंपरा अत्यंत प्राचीन रही है, जिसका प्रारंभ प्रागैतिहासिक काल से माना जाता है। पूर्वी भारत, विशेषतः बिहार, झारखंड और ओडिशा में स्थित, पश्चिम बंगाल में भी कर सकते हैं, स्थित गुफाओं में इन चित्रों के विविध और समृद्ध उदाहरण देखने को मिलते हैं। तो आप छोटा सा एक इंट्रोडक्शन दे देंगे, जिसमें वो जगह सबसे पहले बता देना है, बिहार, झारखंड और ओडिशा। और आपका अगर रहे तो पूर्वी भारत या भारत का अगर मैप आपको बनाना आ जाए 30-20 सेकंड में, तो आप इसका एक डायग्राम बना सकते हैं, मैप के थ्रू दिखा सकते हैं। अदरवाइज इसको छोड़ दीजिएगा। इसके बाद वो आपको इसकी विशेषताओं का उल्लेख करना हो जाएगा। तो हम देखते हैं इसकी जो पृष्ठभूमि है, तो अलग अलग, जैसे मान लीजिए कि सबसे पहले आपको फॉर्मेट बना देना है, और फॉर्मेट बनाने के बाद जो आप 4-5 पॉइंट में इसकी विशेषता लिखेंगे, तो एक पैराग्राफ में या एक पॉइंट में आप जो बुलेट पॉइंट जिसको आप कह रहे हैं, तो एक पॉइंट में ऐतिहासिक पृष्ठभूमि स्थान आपको बता देना है। उसके बाद धार्मिक और सांस्कृतिक अभिप्राय एक पॉइंट में कर देंगे। तीसरा पॉइंट हो जाएगा उसकी कलात्मक विशेषताएं। चौथा एक उदाहरण के माध्यम से आप स्पष्ट कर देंगे, और उसके बाद एक कंक्लूजन भी लिख देंगे। तो जो फॉर्मेट मैंने बनाया है वो इस तरीके से बना दिया है। तो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और स्थान में बिहार के शाहाबाद और चक्रधरपुर जैसे क्षेत्रों से प्राप्त चित्रों में लेटी हुई शिकारी, नृत्य करती मानव आकृति और प्रतीकात्मक चित्र मिलते हैं, जो पाषाण कालीन जीवन शैली का प्रतिनिधित्व करते हैं। कहने का तात्पर्य हो गया कि बिहार के शाहाबाद या बिहार का जो कैमूर, भोजपुर वाला जो जिला है, वहाँ पे, और चक्रधरपुर में देखा जाए, नवादा में भी देखा जाए, तो क्या मिलता है, वहाँ पे गुफा चित्र मिलता है। ठीक वैसे ही जो झारखंड का काबरा खो है, वहाँ पे आदि मानव के द्वारा बनाए गए शिकार दृश्यों और पशु आकृतियों वाले चित्र मिलते हैं, जो उनकी कलात्मक अभिव्यक्ति और जीवन के संघर्ष को दर्शाते हैं। तो ये हो गया क्षेत्र के अनुसार। जैसे उड़ीसा का भी देखा जाए, तो उदयगिरी और जो खंडगिरी की जो गुफाएं हैं, वो जैन और बौद्ध धर्म से संबंधित चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। तो आप शॉर्ट नोट्स में इनका भी उल्लेख कर सकते हैं, अगर आपको संभव हो तो। अब देखा जाए तो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और स्थान आपको पता चल गया। उसके बाद धार्मिक और सांस्कृतिक अभिप्राय में, जो मैंने अभी आपको उदयगिरी और खंडगिरी के बारे में बताया, आप उसको यहाँ पे कोट कर सकते हैं, ताकि दोनों विशेषता अलग अलग तरीके से दिखे। यहाँ पे उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि दिखाई दे, और उदयगिरी और खंडगिरी की जो गुफा है, वो धार्मिक और सांस्कृतिक अभिप्राय से संबंधित विशेषता बताती रहे। तो पूर्वी भारत के गुफा चित्रों में जैन और बौद्ध धर्म का गहरा प्रभाव दिखाई देता है। उदयगिरी और खंडगिरी गुफाएं इस परंपरा का प्रमुख उदाहरण है, जहां जैन तीर्थंकरों और उनके जीवन से संबंधित कथाओं का चित्रण किया गया है। इन गुफाओं की चित्रित दीवारों पर धार्मिक ग्रंथों की कहानियां, सामाजिक जीवन की झलकियां और पौराणिक प्रसंग चित्रित है। तो कहने का तात्पर्य यही हो गया कि जो चित्र थे, वो दरअसल उस समय की कलात्मक अभिव्यक्ति को प्रकट करते हैं। और उदयगिरी और जो खंडगिरी की जो गुफाएं हैं, वहां पर जैन तीर्थंकरों के साथ साथ गज लक्ष्मी,
गज लक्ष्मी और पौराणिक कथाओं के भी चित्र प्रमुख हैं। तो आप इसको भी लिख सकते हैं। और इसके साथ साथ जो सामाजिक जीवन है, जिसमें नृत्य हो गया, उत्सव हो गया, प्रकृति, पशु, वृक्ष इत्यादि के भी जो चित्र हैं वो मिले हैं। तो इतना लिखेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो आप गज लक्ष्मी का लेकिन आप वर्ड जरूर से लिख देंगे। तो जैन और बौद्ध धर्मों के साथ साथ गज लक्ष्मी और पौराणिक कथाओं के भी चित्र मिले हैं। आप इसको अच्छे से लिख सकते हैं। तीसरा पैराग्राफ में आप लिखेंगे उसकी कलात्मक विशेषताएं, कि इन चित्रों की शैलियों में रेखाओं की सूक्ष्मता, यानी कि बहुत बारीक बारीक लाइन बनाई गई है, तो वो उसकी सूक्ष्मता को प्रकट करती है। रंगों का प्राकृतिक चयन तथा, कंपनी तो फैक्ट्री तो थी नहीं कि उस समय कृत्रिम रंग पैदा कर लिया जाएगा या कृत्रिम रंग उत्पादित किया जाएगा। तो रंगों का प्राकृतिक चयन, भाव प्रकाशन की सशक्तता, क्षमता विशेष रूप से उल्लेखनीय है। चित्रों में न केवल धार्मिक प्रतीकों का प्रयोग हुआ है, बल्कि उनमें सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन का यथार्थपरक चित्रण भी परिलक्षित हुआ है। तो कहीं न कहीं आपको यहाँ पे जो उस समय का जो कलात्मक विशेषता है वो प्रकट करता है। और उसके बाद एक उदाहरण दे देंगे खंडगिरी की गुफाओं का और गजलक्ष्मी का, अलग से उदाहरण दे देंगे। तो जो कलात्मक विशेषताएं हैं, अगर हम इनका महत्व देख लें तो धार्मिक योगदान में भी बहुत इंपॉर्टेंस हो जाएगा। जैसे उदयगिरी खंडगिरी की गुफा जो अभी मैंने आपको बताया भी है, तो जैन तीर्थंकर बौद्ध कथाओं के चित्रण के माध्यम से क्या है, वो धार्मिक विश्वास को दिखाता है। उनकी जो कलात्मकता रहती है वो रंगों के चयन में, रेखाओं की बारीकी में, भावों की अभिव्यक्ति में, तो वो प्राचीन कला की प्रारंभिक परंपरा को रेखांकित करती है। इसके अलावा सामाजिक जो झलक है वो देखें तो उसमें उनके चित्रों में देखा जाए तो नृत्य है, शिकार है, सामुदायिक गतिविधियां हैं, तो उस समय तत्कालीन समाज की जीवंतता को प्रकट करती है। उसके बाद एक उदाहरण भी आप दे देंगे, खंडगिरी की अनंत गुफा। इन गुफाओं में सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षित है और इसकी गर्भशाला लंबी और स्तंभों पर आधारित है तथा इसके अग्रभाग में खुली छत है। यहाँ गज लक्ष्मी का अत्यंत सुंदर और रोचक चित्रण मिलता है, जो गुफा चित्रकला की धार्मिक और कलात्मक प्रतिनिधित्व करता है। तो यहाँ पे क्या है कि आपको एक उदाहरण के द्वारा बता देना है ना। तो जो उदयगिरी और खंडगिरी की गुफा है वो जैन धर्म से संबंधित चित्र और शिल्प प्राचीन जो है वो धार्मिक परंपराओं के संरक्षण के ही प्रमाण है। और खंडगिरी की जो गुफा है वो अपनी इसकी जो गर्भशाला है वो लंबी और स्तंभों पर आधारित है और इसके अग्रभाग में खुली छत है। तो कहने का तात्पर्य हुआ कि जो स्तंभों की जो संरचना है उसके बारे में पता चल रहा है और गज लक्ष्मी के चित्रों के लिए ये प्रसिद्ध है। और जो खुली छत है और जो दीवारों की सजावट है वो वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण है। आप इसको यहाँ बता सकते हैं। इसके बाद देखें तो निष्कर्ष है, पूर्वी भारत की गुफा चित्र परंपरा, लेकिन एक और पॉइंट आप चाहे तो दे सकते हैं, जैसे उसमें संरक्षण की चुनौतियां होगी कि यहाँ पे क्या है कि जो गुफाएं हैं वो प्राकृतिक क्षरण के शिकार हो गई हैं, मानवीय अतिक्रमण हो रहा है, खनन की जो गतिविधियां हैं, इन कारणों से इन गुफा चित्रों के लिए ये जो एक्टिविटी है वो खतरा है। और पुरातत्व विभाग लगातार प्रयास कर रहा है, लेकिन स्थानीय जागरूकता और संसाधनों की जो कमी है वो सबसे बड़ा बाधक उत्पन्न कर देती है। तो सबसे बड़ा जो बाधा है वो संरक्षण की भी बाधा है। उसके बाद निष्कर्ष डाल देंगे, पूर्वी भारत की गुफा चित्र परंपरा जो है वो भारतीय गुफा कला की महत्वपूर्ण शाखा है। ये न केवल धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण को प्रतिबिंबित करती है, बल्कि तत्कालीन समाज, संस्कृति और कला के भी अमूल्य झलक प्रदान करती है। इसकी विविधता, स्थापत्य तकनीक तथा बौद्ध एवं जैन परंपरा के संरक्षण में इसकी भूमिका इसे विशिष्ट स्थान प्रदान करती है। तो पूर्वी भारत का जो गुफा चित्र है वो प्राचीन भारतीय कला हो गया, संस्कृति हो गया, धार्मिक परंपराओं का देखा जाए तो एक अनमोल खजाना है। प्राकृतिक चित्रों का यहाँ प्राकृतिक रंगों का यहाँ प्रयोग किया गया है। तो प्रागैतिहासिक काल से लेकर जैन और बौद्ध प्रभाव तक ये जो चित्र है वो मानव सभ्यता के विकास को दर्शाते हैं। खंडगिरी और उदयगिरी की जो गुफाएं हैं वो न केवल वास्तुकला का प्रतीक है, बल्कि सामाजिक और सामाजिक और धार्मिक जीवन की जो झलक है वो प्रदान करती है। तो इनके संरक्षण और अध्ययन से हम अपनी सांस्कृतिक विरासत को और ज्यादा समृद्ध कर सकते हैं। तो ये आप निष्कर्ष डाल सकते हैं। तो ये रहा मेरा पहला आपके लिए 71वीं बीपीएससी के लिए प्रश्न रहा। तो आप सभी लोग इसको 100 शब्दों में लिख करके मुझे भेज सकते हैं मेरे नंबर पर। थैंक यू।